नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम डेली बेसिस पर आप तक 3 प्रैक्टिस सेट पहुंचा रहे हैं। डेली आप तक 3 प्रैक्टिस सेट हम पहुंचा रहे हैं। ये 3 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। सुबह एक 9 बजे मिलता है, एक दोपहर में आपको 3 बजे और एक रात में आपको 9 बजे। ये 3 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है इस प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया कीजिए। आपकी परीक्षा के हिसाब से इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रश्नों को उपलब्ध करवाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा 28 तारीख को होने वाली है उनके लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया कीजिए। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा इस प्रैक्टिस सेट में हम जो है आज जो हमारा भाग है 18वां भाग इस प्रैक्टिस सेट का, इसमें आज हम और 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो सेशन है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018 मरणोपरांत दिया गया है? तो 2018 का जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार है यह मरणोपरांत किसको दिया गया है? तो पाकिस्तान की एक महिला है जिनका नाम है आसमा जहांगीर। इनको जो है दिया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018 मरणोपरांत। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री आपको मिलेंगे इमरान खान। कौन है? इमरान खान यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और आरिफ अलवी कौन है? तो आरिफ अलवी जो हैं ये वर्तमान में क्या हैं? तो ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने 100 रुपये के ऊपर की भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था? तो वह कौन सा देश है जिसके द्वारा 100 रुपये के ऊपर के भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया था? तो यह देश था नेपाल। यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेपाल के द्वारा जो है भारत के 100 रुपये की जो करेंसी थी उसके ऊपर की उसको प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया था। नेपाल की राजधानी आपको मिलेगी काठमांडू। क्या है? काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है तथा काठमांडू में ही आपको मिलेगा सार्क का हेडक्वार्टर। तथा भारत नेपाल के साथ मिलकर एक अरुण जल विद्युत परियोजना भी कर रहा है। जो अरुण जल विद्युत परियोजना है यह भारत की सहायता से नेपाल कर रहा है। तथा नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी जो हैं ये वर्तमान में विद्या देवी भंडारी, इनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और केपी शर्मा ओली यहाँ के वर्तमान में क्या हैं? तो केपी शर्मा ओली यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तथा नेपाल का जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था इसका नाम था नेपाली सैट। ये भी आपको पता रखना है। नेपाली सैट जो था यह पहला उपग्रह था नेपाल का। तथा इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तथा नेपाल के उपग्रह के साथ ही उसी दिन श्रीलंका का भी उपग्रह लॉन्च किया गया था। श्रीलंका के उपग्रह का क्या नाम था? रावण 1। क्या नाम था? तो रावण 1 जो श्रीलंका का उपग्रह था और नेपाली सैट जो पहला उपग्रह था कहाँ का? श्रीलंका का। ये दोनों, श्रीलंका का भी रावण 1 पहला उपग्रह था और नेपाली सैट नेपाल का भी जो है पहला उपग्रह था। इन दोनों को जो है एक ही दिन यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लॉन्च किया गया था। तो दोनों देशों के पहले उपग्रह का नाम आपको याद रखना है। रावण 1 जो था यह श्रीलंका का पहला उपग्रह था और नेपाली सैट जो है यह नेपाल देश का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो आप इसे याद रखिएगा। जो महिंद्रा राजपक्षे हैं ये वर्तमान में श्रीलंका के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति आपको मिलेंगे गोटबाया राजपक्षे। तो ये राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे जो हैं ये वर्तमान में श्रीलंका के क्या हैं? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है? तो जो देहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य था ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देहिंग पटकई जो वन्य जीव अभ्यारण्य था अब इसको बना दिया गया है नेशनल पार्क। यह किस देश मतलब किस राज्य में? सॉरी, तो असम का यह वन्य जीव अभ्यारण्य था देहिंग पटकई, जिसको हाल ही में नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा असम। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है?
तो जो घर घर राशन योजना इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्हीं के द्वारा जो है घर घर राशन योजना की शुरुआत हाल ही में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र भारत में कहाँ खोला गया है? तो भारत में जो है हाथियों का जो पहला पुनर्वास केंद्र है यह खोला गया कोट्टूर में। कोट्टूर जगह आपको मिलेगी केरल में, तो आपको याद रखना है केरल के कोट्टूर में जो है भारत का पहला हाथियों का पुनर्वास केंद्र खोला गया है। वहीं अगर हम हाथियों के पहले अस्पताल की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। मथुरा में जो है हाथियों का पहला अस्पताल खोला गया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है हाथियों का पहला अस्पताल खोला गया। परंतु अगर भारत का पहला हाथियों का पुनर्वास केंद्र पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोट्टूर। केरल के कोट्टूर में हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न हमारा है, अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणोदय जो योजना है यह किस राज्य की योजना है? तो यह असम की योजना है, अरुणोदय योजना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं यह असम का पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट था इसको वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। यह असम का वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि असम में जो था यह फॉरेस्ट रिजर्व, इसको अब बना दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो ओजोन दिवस है यह मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। तो आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यहाँ पे होगा वेटलैंड्स डे जो है, यानी कि वेटलैंड को हिंदी में हम कहते हैं आर्द्र भूमि। तो जो वर्ल्ड वेटलैंड यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। वहीं 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। आप याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और 8 मार्च को आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च के दिन। अगला प्रश्न हमारा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न हमारा है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा कहाँ पे? तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न हमारा है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। तो आप इसे याद रखिएगा, जो काली मिट्टी होती है यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे ओल्डेस्ट वेद है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न हमारा है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध है आपको मिलेगा खारवेल शासक से। तो राइट आंसर आपका जाएगा खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख, तो आपको याद रखना है। वहीं अगर हम जो है रुद्रदामन जो शासक थे इनसे संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो आपको मिलेगा, जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है यह आपको मिलेगा रुद्रदामन से। और अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त जो शासक थे इनसे संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो प्रयाग स्तंभ लेख। आप याद रखिएगा, प्रयाग स्तंभ लेख का जो संबंध है यह समुद्रगुप्त से है। वहीं अगर हम पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जो पुलकेशिन द्वितीय से इनसे संबंधित अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। इसे भी आपको याद रखना है, जो ऐहोल अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इन चारों के शासकों से जुड़े जो अभिलेख हैं वे आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, चित्रित मृदभांड का उपयोग सर्वप्रथम किस काल में किया गया था?
तो जो चित्रित मृद भांड थे इनका जो उपयोग था सर्वप्रथम किया गया था ताम्र पाषाण काल में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ताम्र पाषाणिक काल यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में जो रूस है इसके संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। तथा मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में है। तो आर्टिकल जो 51A है, आर्टिकल जो 51 क है, यह हमारे देश में हमारे संविधान में जो आर्टिकल 51A है यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तथा मौलिक कर्तव्यों के लिए जो है कौन सी समिति बनाई गई थी। तो स्वर्ण सिंह समिति, आप याद देखिएगा स्वर्ण सिंह जो समिति बनाई गई थी, इसी के रिकमेंडेशन पर ही मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो 35 वर्ष यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। भारत का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो ऑर्डिनेंस कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत लाया जाता है। तो आर्टिकल 123 का जो संबंध है, आर्टिकल जो 123 है इसका संबंध है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश से। अगला प्रश्न हमारा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्मदिवस होता है 5 सितंबर के दिन तथा 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250 यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। अगला प्रश्न हमारा है भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। जो 25वां उच्च न्यायालय है यह कहाँ पे खोला गया है। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कहाँ। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट खोला गया है। अगला प्रश्न हमारा है जोग या गोरसप्पा जो जलप्रपात है यह किस नदी पर है। तो जो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है आपको मिलेगा शरावती नदी पर। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा शरावती यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है सांभर झील यह किस राज्य में स्थित है। तो हमारे देश की, हमारे भारत की, हमारे प्यारे देश भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, यह आपको मिलेगी राजस्थान में। तो इसे आप याद रखिएगा राजस्थान में यह सांभर झील स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है सूरत जो है, जो फेमस शहर सूरत है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत आपको मिलेगा ताप्ती नदी के किनारे यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से पृथ्वी का स्वर्ग हम कहते हैं श्रीनगर को यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है श्रीनगर। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो जो विद्युत आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। तो लेंस की शक्ति जो है यह मापी जाती है डायोप्टर में यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है डायोप्टर। अगला प्रश्न हमारा है डीजल इंजन द्वारा किसका रूपांतरण किया जाता है। तो जो डीजल इंजन होता है यह रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया उत्तल लेंस। वहीं अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का जो उपयोग है यह निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट था 18वें नंबर का, इसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।